अध्याय 8 केंद्रीय प्रशासन, संगठन एवं कार्य। भारतीय संविधान सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन से संबंधित किसी तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, किंतु अनुच्छेद 77(3) में कहा गया है कि भारत सरकार के कार्यों को संपादित करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। मंत्रालय तथा विभागों का सामूहिक नाम सचिवालय है। सचिवालय को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय प्रशासन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट के कार्यों के प्रशासन से संबंध रखता है। मंत्रालय तथा विभागों की संख्या, काम के बोझ, काम की प्राथमिकता तथा राजनीतिक औचित्य की आवश्यकता के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। किसी मंत्रालय में एक या एक से अधिक विभाग हो सकते हैं, या ऐसा भी संभव है कि उसमें कोई भी अलग विभाग न हो। मंत्रालय का अध्यक्ष एक मंत्री होता है, जिसके सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं। आंतरिक संगठन की दृष्टि से काम को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए मंत्रालय को विभिन्न भागों सेगमेंट्स में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक भाग किसी अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय प्रशासन, संगठन एवं कार्य। किसी भाग का सबसे नीचे का खंड एक अनुभाग सेक्शन होता है, जो किसी अनुभाग अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है और उसकी सहायता के लिए कुछ सहायक, क्लर्क, दफ्तरी, टाइपिस्ट तथा चपरासी होते हैं। अनुभाग उन कार्यों को करता है जो उसे दिए जाते हैं। इसे कार्यालय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दो अनुभागों को मिलाकर एक शाखा, ब्रांच बनती है, जो अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी के अंतर्गत कार्य करती है, जिसे शाखा अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। साधारणतया दो शाखाओं को मिलाकर एक प्रभाग, डिवीजन बनता है, जिसका अध्यक्ष साधारणतया एक उपसचिव होता है। जब किसी मंत्रालय का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसमें एक या अधिक खंड, विंग स्थापित किए जाते हैं, जो एक संयुक्त सचिव के अंतर्गत कार्य करते हैं। उपर्युक्त समस्त अधिकारी निम्नानुसार कार्य करते। सचिव किसी मंत्रालय अथवा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। वह नीति से संबद्ध सभी विषयों पर मंत्री को सलाह देता है तथा प्रशासन की कुशलता के लिए उत्तरदायी होता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के सम्मुख अपने मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। वह विभाग से साप्ताहिकम रिपोर्ट प्राप्त करता है। इधर कुछ वर्षों से प्रशासकीय संरचना में एक नई प्रवृत्ति उभरी है। कुछ मंत्रालय में विशेष सचिव नामक एक नए पद की सृष्टि की गई, जो कुछ विशिष्ट कार्य संपादित करता है। अतिरिक्त सचिव। प्रारंभ में पद सोपान की दृष्टि से सचिव के उपरांत उपसचिव का नाम आता था, किंतु या तो सचिव पर काम के दबाव के कारण या किसी वरिष्ठ संयुक्त सचिव को पुरस्कृत करने के लिए उसके वेतन तथा उसके पद को उन्नत कर उसे अतिरिक्त सचिव बना दिया जाता है। संयुक्त सचिव। इस पद की सृष्टि 3 कारणों से की गई। कुछ विभागों में काम इतना अधिक बढ़ गया कि सचिव के लिए उसको संपादित करना कठिन था। एक सचिव के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कामों को एक साथ रखना आसान नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय बन जाने के उपरांत दोनों सदनों के विधायी कार्यों में सदस्यों की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो गई। उपसचिव एक ऐसा अधिकारी है जो सचिव की ओर से काम करता है तथा जो एक प्रभाग का प्रभारी होता है। उसके पास जो मामले आते हैं उनमें से अधिकांश को वह स्वयं निपटा देता है। अवर सचिव एक शाखा का चार्ज संभालता है तथा वह काम को आगे बढ़ाने तथा अनुशासन बनाए रखने दोनों पर नियंत्रण रखता है। अनुभाग अधिकारी। अनुभाग के प्रभारी को अनुभाग अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। अनुभाग के कर्मचारियों में कार्यों का वितरण करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, परामर्श देना तथा उनकी सहायता करना। अनुभाग के काम को शीघ्रता तथा कुशलता पूर्वक संपादित करवाना। जो मामले अनुभाग के सामने आए उनको निपटाने के लिए उचित उपायों का अवलंबन करना तथा समय समय पर बकाया राशि से संबद्ध विवरणों को यथासमय उच्चाधिकारियों के पास भेजना आदि। प्रत्येक अनुभाग में अनुभाग अधिकारी के अतिरिक्त कई सहायक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक तथा टाइपिस्ट होते हैं। उनसे नियमित कार्य कराया जाता है तथा वे अनुभाग अधिकारी के सम्मुख संदर्भों सहित उचित कामकाज रखते हैं। सचिवालय के अधिकांश पद भारतीय प्रशासकीय सेवाओं के अधिकारियों, प्रथम श्रेणी की केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्रीय सचिवालय सेवाओं से पदोन्नत अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार संघीय सरकार अधिकांश में उन अधिकारियों पर निर्भर रहती है जो एक निश्चित अवधि के लिए डेपुटेशन पर आते हैं, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ, विदेश मंत्रालय में सचिवालय के सभी पद भारतीय विदेश सेवा से भरे जाते हैं।
इसी प्रकार रेलवे मंत्रालय तथा केंद्रीय विधि सेवा विभागों में सभी अधिकारी क्रमशः रेलवे सेवाओं तथा केंद्रीय विधि सेवाओं से लिए जाते हैं। केंद्रीय सचिवालय के कार्य। केंद्रीय सचिवालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं। नीति निर्धारण प्रक्रिया में मंत्री की सहायता करना, विधियों, नियमों और विनियमों के बनाने में सहायता करना, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी विभागों अथवा अर्ध स्वायत्तशासी क्षेत्रीय अभिकरणों पर अधीक्षण तथा नियंत्रण करना, मंत्री को उसके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सहायता देना और बजट को तैयार करने तथा मंत्रालय अथवा विभाग के द्वारा किए जाने वाले खर्चों के नियंत्रण में सहायता करना। कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। जब भारत सरकार के काम में वृद्धि हुई तो गवर्नर जनरल ने विभिन्न विभागों के कार्य को कार्यकारिणी परिषद के विभिन्न सदस्यों में बांट दिया तथा केवल कुछ कार्यों को ही अपने पास रखा। इन कार्यों को करने में उसकी सहायता एक निजी सचिव करता था। प्रारंभ में यह निजी सचिव कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में गवर्नर जनरल के साथ नहीं जाता था, किंतु लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में उसे गवर्नर जनरल के साथ कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में ले जाया जाने लगा। कालांतर में 1935 में उसे कार्यकारिणी परिषद के सचिव का पद प्रदान कर दिया गया। उसे 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, गवर्नर जनरल के निजी सचिव के रूप में तथा कार्यकारिणी परिषद के सचिव के रूप में। कुछ समय के बाद इन दोनों कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया तथा ये कार्य 2 अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपे गए। इस प्रकार कार्यकारिणी परिषद के सचिव का पद अस्तित्व में आया। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस पद को कैबिनेट सचिव का नाम दिया गया तथा इससे संबद्ध कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय के नाम से पुकारा जाने लगा। कैबिनेट की कुशलता बहुत कुछ कैबिनेट सचिवालय के काम पर निर्भर करती है। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करता, इसके विचार विमर्श के लिए आवश्यक सूचना की व्यवस्था करता तथा कैबिनेट एवं उसकी समितियों के विचार विमर्श और निर्णयों का लेखा जोखा रखता है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा समस्त मंत्रालयों को शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं देता है। इसके 3 पक्ष नागरिक पक्ष, सैनिक पक्ष तथा गुप्तचर पक्ष हैं। नागरिक पक्ष कैबिनेट तथा उसकी विभिन्न समितियों के लिए सचिवालयी व्यवस्था सुलभ कराता है। इसका सैनिक पक्ष प्रतिरक्षा समिति, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद, सैनिक क्रियाकलाप समिति तथा प्रतिरक्षा विषय से संबद्ध अन्य समितियों की बैठकों के संबंध में सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। इसका गुप्तचर पक्ष कैबिनेट की संयुक्त गुप्तचर समिति से संबद्ध विषयों की देखरेख करता है। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। ये देश की सिविल सेवा का वरिष्ठतम सेवक होता है तथा सिविल सेवकों में इसे प्राथमिकता प्राप्त रहती है। कैबिनेट सचिव की भूमिका के संदर्भ में एस खेरा ने सच ही कहा है कि केंद्रीय सरकार के आधिकारिक कामों के संदर्भ में वह प्रधानमंत्री की आंख और कान का काम करता है। सार्वजनिक उद्यम। स्वतंत्र भारत में प्रशासन की एक मुख्य विशेषता यह है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस हस्तक्षेप के 3 स्वरूप हैं: नियोजित अर्थव्यवस्था का आरंभ, सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था अपने अनुकूल करना तथा सार्वजनिक उद्यमों का प्रशासन। सार्वजनिक उद्योगों तथा सार्वजनिक उपयोगिता से संबद्ध सेवाओं का स्वामित्व, संचालन तथा विनियम आजकल सरकारी हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं और इन्होंने विचित्र तथा सुविस्तारित स्वरूप ग्रहण कर लिया है। सार्वजनिक उद्योग 3 स्वरूपों विभागीय उद्यम, सरकारी कंपनियां तथा सार्वजनिक निगम में गठित किए जाते हैं। सार्वजनिक निगम यह शासन द्वारा रचित एक वैधानिक संस्था है, किंतु यह शासकीय संगठन से परे होने के कारण वित्तीय विषयों में शासन के नियमों, प्रतिबंधों आदि से मुक्त है। इसमें सार्वजनिक हित के लिए सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिकम उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक प्रबंध तीनों का संगम किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक निगम ये हैं: दामोदर घाटी निगम, भारतीय वायुयान निगम, हवाई भारत, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम। सार्वजनिक निगमों का स्वामित्व राज्य के पास है तथा इनकी स्थापना विधि के द्वारा होती है, जिसमें इसके उद्देश्यों, शक्तियों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाता है तथा प्रबंध के प्रारूप एवं शासकीय विभागों से इसके संबंधों को निर्धारित किया जाता है। साधारणतया इन्हें वित्त स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। इन्हें या तो सरकार से या कुछ अवस्थाओं में सर्वसाधारण जनता से ऋण प्राप्त होता है। इन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति होती है। सार्वजनिक निगमों के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होते, किंतु सरकारी विभागों से उन्हें डेपुटेशन पर लिया जा सकता है। संविधान विधान सम्मत संस्थाएं।
सार्वजनिक क्रियाकलापों के प्रशासन में शासन के विभिन्न स्तरों पर मंत्रालयों तथा विभागों के साथ साथ संविधान सम्मत संस्थाओं का भी वृहत उपयोग हुआ है। शासन के कार्यपालिका कार्य निर्भयता पूर्वक तथा बिना किसी दबाव के संपन्न किए जा सके, अतः संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित संविधान विधान सम्मत संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की है। संघीय लोक सेवा आयोग। संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वह केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्नति तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए लोक सेवा आयोग गठित करे। संविधान में आयोग के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई। राष्ट्रपति को संख्या निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान में व्यवस्था है कि यथासंभव आधे सदस्य वे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक कोई पद धारण किया है। संघीय लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिन से 6 वर्षों तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पदारू रहता है। आयोग का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर अपदस्थ कर सकता है, यदि राष्ट्रपति द्वारा उसका मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया हो और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद उच्चतम न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचा हो कि आयोग का वह सदस्य या अध्यक्ष अपदस्थ करने योग्य है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित किसी कारण के आधार पर भी अपदस्थ किया जा सकता है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो या अपने कार्यकाल में कोई अन्य वैतनिक कार्य करता हो या राष्ट्रपति की सम्मति में वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो गया हो। आयोग के कार्य। आयोग का ये कर्तव्य है कि वह भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करे। जब कभी असैनिक सेवाओं में कोई नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति की प्रक्रिया से संबद्ध समस्त विषयों में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में तथा ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानांतरणों के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता संबंधी सभी विषयों में लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा। आयोग से उस समय भी परामर्श लिया जाएगा जब कभी किसी व्यक्ति को भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते समय कोई चोट लगी हो तथा वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति का दावा करे। क्षतिपूर्ति की रकम निर्धारित करते समय भी आयोग से परामर्श लिया जाएगा। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबद्ध सभी विषयों में भी आयोग से परामर्श लिया जाएगा। आयोग का एक कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यों के संबंध में राष्ट्रपति के सम्मुख वार्षिक प्रतिवेदन रखे। राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखे। निर्वाचन आयोग। निर्वाचनों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता है। ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि निर्वाचन आयोग में मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो मुख्य आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कार्यों को संपन्न करने में सहायता देने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से कुछ क्षेत्रीय आयुक्त भी, जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपदस्थ किया जा सकता है। नियुक्ति के उपरांत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उसके लिए हानिप्रद हो। मुख्य आयुक्त की संस्तुति के बिना किसी भी अन्य निर्वाचन आयुक्त अथवा क्षेत्रीय आयुक्त को अपदस्थ नहीं किया जा सकता। आयोग के अधिकार एवं कार्य। आयोग के अधिकारों एवं कार्यों का निर्धारण न केवल संविधान द्वारा वरन संसद के अधिनियमों द्वारा भी होता है। आयोग के मुख्य अधिकार और कार्य इस प्रकार हैं: निर्वाचक सूची का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन, उप निर्वाचन का संचालन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचनों की वैधता को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं को ग्रहण करना तथा उनकी जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए निर्वाचन खर्चों के ब्यौरों की जांच करना, नियोक्ताओं को हटाने से संबंधित प्रार्थना पत्रों को ग्रहण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा यह निश्चित करना कि उन्हें राष्ट्रीय दल माना जाए अथवा क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाए तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना अथवा उनसे चुनाव चिन्हों को वापस लेना आदि। वित्त आयोग। संविधान में एक वित्त आयोग की व्यवस्था है जिसमें एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। अन्य 4 सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्षमता रखते हों, सरकार के लेखाओं तथा वित्त की विशेष जानकारी रखते हों, जिन्हें वित्तीय विषयों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव हो तथा जिन्हें अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। आयोग का प्रत्येक सदस्य उस अवधि तक अपने पद पर आरूढ़ रहता है जितनी अवधि उसके नियुक्ति पत्र में राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित हो। उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सदस्य पूर्णकाल तक अथवा आंशिक काल तक, जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे, कार्यरत रहते हैं। आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर कोई भी सूचना, जिसे आयोग उपयोगी समझे, प्राप्त कर सके। आयोग के कार्य। आयोग का एक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्न विषयों पर अपनी संस्तुतियां देकर द्वारा प्राप्त मात का बंटवारा अथवा वितरण, भारत की संचित निधि में राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के सिद्धांतों का निर्धारण तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वस्थ वित्तीय हितों के संदर्भ में मांगे गए किसी भी विषय पर विचार। वित्त आयोग के द्वारा दी गई संस्तुतियों तथा उनके संबंध में किए गए कार्यों का लेखा जोखा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखता है। भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्षमता हो। महान्यायवादी का ये कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को ऐसे वैधानिक विषयों से संबंधित सलाह दे तथा वैधानिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति उसके सम्मुख रखे। वह संविधान द्वारा अथवा संविधान के अंतर्गत दिए गए अन्य कार्यों को भी संपादित करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय महान्यायवादी को यह अधिकार है कि भारत के सभी न्यायालयों में उसकी बात सुनी जाए। उसे संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अथवा संसद की किसी भी समिति में बोलने तथा उसमें भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था है। वह उसी प्रकार से तथा उन्हीं आधारों पर अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपदस्थ किया जा सकता है। पद ग्रहण करने से पूर्व उसे एक निर्धारित प्रारूप में शपथ लेनी पड़ती है। अवकाश ग्रहण करने के उपरांत वह न तो भारत सरकार और न राज्य सरकार के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय तथा उसमें कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों से संबद्ध सभी खर्चे, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, भारत की संचित निधि से निकाले जाएंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्यों के अथवा किसी अन्य अधिकारी के लेखाओं से संबद्ध ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का उपयोग करता है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। संघ और राज्यों के लेखा उस रूप में रखे जाते हैं जिसका निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ शासन के लेखा से संबद्ध प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो उसे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखता है। उपर्युक्त संविधान एवं विधान सम्मत संस्थाओं के अतिरिक्त संविधान कुछ और अन्य संस्थाओं की भी व्यवस्था करता है, जैसे राजभाषा से संबद्ध संसद की समिति एवं आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबद्ध राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यक आयोग इत्यादि। ये समस्त संस्थाएं हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका समाधान ढूंढती हैं। ये विधि सम्मत संस्थाएं नियमित बैठकें करती हैं तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान में योगदान करती हैं। ये अपने कार्यों से संबद्ध प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख रखती है जिन्हें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखते हैं। राज्य प्रशासन, संगठन एवं कार्य। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन की प्रशासकीय संरचना को कई विभागों में विभक्त किया गया है। विभाग 2 प्रकार के होते हैं, सचिवालय विभाग एवं कार्यकारी विभाग। सचिवालय विभाग की अध्यक्षता साधारणतया एक सचिव करता है, जिसकी योग्यताएं सामान्य होती हैं, जबकि कार्यकारी विभाग की अध्यक्षता साधारणतया एक निदेशक करता है, जो एक विशेषज्ञ होता है। सचिवालय विभाग मंत्री को नीति निर्माण, विधियों, नियमों एवं विनियमों के निर्माण तथा कार्यकारी विभागों के अधीक्षण तथा नियंत्रण में सहायता करता है। यह मंत्री को उसके उत्तरदायित्वों को वहन करने तथा बजट बनाने में भी सहायता करता है। सचिवालय विभागों के अधिकारी। सचिवालय विभाग अनेक अधिकारियों का एक पद सोपान होता है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर सचिव होता है तथा जिसके विस्तृत आधार पर कई क्लर्क काम करते हैं। सहायक सचिव होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सचिवालय पद सोपान में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा विभागों में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव भी होते हैं।
इन सब अधिकारियों के कार्य न्यूनाधिक वे ही होते हैं जिनकी विवेचना हमने केंद्रीय सचिवालय के संदर्भ में की है। उपर्युक्त प्रशासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यों में मुख्य सचिव नामक एक और अधिकारी पाया जाता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। वह राज्य में कई दृष्टियों से संघ शासन के कैबिनेट सचिव का प्रतिरूप होता है। उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री वरिष्ठ सचिवों में से करता है। उसका चयन करते समय वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड तथा मुख्यमंत्री की विश्वासपात्रता का मुख्य योगदान होता है। इन तीनों में से भी अंततोगत्वा मुख्यमंत्री की विश्वासपात्रता का ही मुख्य योगदान होता है। मुख्य सचिव पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये बहुत कुछ उसके प्रशासकीय चातुर्य, अनुभव, मुख्यमंत्री के साथ उसकी समरसता तथा अत्यधिक मात्रा तक नाजुक विषयों पर उसके वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर निर्भर है। जो सिविल सेवक गरिमा, निष्पक्षता तथा एक अधिक सीमा तक प्रच्छन्नता, एनोनिमिटी रखने में समर्थ हो, वह किसी भी दल अथवा समूह मंत्री के साथ काम करने में समर्थ होगा। मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य। मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय विभाग को नियंत्रित तथा उसका अधीक्षण करता है। उसके कार्य निम्नानुसार हैं। 1. वह पदेन एक्स ऑफिशियो कैबिनेट का सचिव होता है और कैबिनेट तथा उसकी उपसमितियों की सभी बैठकों में उपस्थित रहता है। ये कैबिनेट के निर्णयों का रिकॉर्ड रखता और उसकी एक प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यों को भेजता है। 2. वह मुख्यमंत्री की सूचनाओं का मुख्य स्रोत होता है तथा उसे सलाह भी देता है। 3. वह कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख भी करता है। 4. केंद्र में प्रचलित प्रथा के विपरीत राज्य का मुख्य सचिव कुछ विभागों का अध्यक्ष भी होता है। साधारणतया वह सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, प्रशासकीय सुधार तथा योजना विभागों की अध्यक्षता करता है। 5. वह अंतर्राज्य विवादों की देखरेख करता है। 6. वह राज्य शासन के समस्त विभागों और अभिकरणों एजेंसीज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता, विवादों को निपटाता, शासन के विभिन्न विभागों में काम का समुचित बंटवारा करता तथा अपने सहयोगियों के बीच सहयोग एवं साथ साथ काम करने की भावना को सुनिश्चित करता है। 7. वह केंद्र और राज्यों के बीच संचरण का मुख्य माध्यम है। कार्यकारी विभाग, डायरेक्टरेट, सचिवों के सहयोग से मंत्रालय जिन नीतियों को निर्धारित करता है, उनका कार्यान्वयन कार्यकारी विभागों द्वारा होता है, जिनकी अध्यक्षता डायरेक्टर तथा डायरेक्टर जनरल करता है। डायरेक्टर सिविल सेवक भी हो सकता है, किंतु अधिकांश राज्यों में प्रथा यह है सकता है और वह प्राविधिक टेक्निकल विशेषज्ञ की वे कार्यकारी विभाग के अध्यक्ष पद पर किसी प्राविधिक विशेषज्ञ को ही रखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ विभागों में, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पुलिस विभाग में डायरेक्टर नहीं होते हैं। उनके यहाँ प्राविधिक विशेषज्ञों को ही विभागाध्यक्ष के रूप में रखा जाता है। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता मुख्य इंजीनियर, वन विभाग को अध्यक्षता मुख्य वन रक्षक तथा पुलिस विभाग की अध्यक्षता पुलिस का डायरेक्टर जनरल करता है। राज्य सेवाएं। राज्य सेवाओं में उन रामस्थ सेवाओं की गणना की जा तो है जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना द्वारा इस वर्ग में रखती है। इन सेवाओं की संख्या अलग अलग है। साधारणतया प्रत्येक राज्य में सिविल सेवा, चिकित्सा सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, सहकारिता सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, लेखा सेवा इत्यादि होती हैं। राज्य सेवाओं को मुख्यतः 4 वर्गों, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय वर्गों में अधिकारी वर्ग आते हैं। तृतीय वर्ग में लिपिकीय कर्मचारी आते हैं।